हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। नाज़रीन, हर कुछ दिन के बाद आप सुनते हैं कि पाकिस्तान में आवाज़ें उठती हैं सहाफ़त पर लगी कदगनों के हवाले से, और आज एक बार फिर सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। एक बैनुल-अक़वामी बहस छिड़ी हुई है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की सूरत हाल के बारे में। हुकूमत जो है वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से जो बिल तैयार कर रही है, एक बार फिर से, जिस पे हम पहले बहुत सी बहस कर चुके, और इससे पहले भी एक बिल का मुसवदा मंजर आम पर आया था और उस पर ही हमने बहुत तनकीद की, लेकिन हुकूमत जो है वो उस पर बैकफुट पर चली गई और कहा गया कि वो अभी तैयार नहीं है, वो सिर्फ एक मुसवदा ही है, और आप लोगों ने उस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। लेकिन बहरहाल अब उसको हुकूमत हतमी शक्ल दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ये बात कन्फर्म की है कि वो मीडिया इंडस्ट्री से मुतल्लिक जो पहले से मौजूदा 7 कवानीन हैं उन्हें ख़त्म करके नया कानून ला रहे हैं। इससे पहले हुकूमत प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट कौमी असम्बली में लाई, और हुकूमत ये कहती है कि इसके ज़रिए हमने PTI की हुकूमत ने सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, लेकिन अगर हम हक़ाइक़ देखें तो उससे हमें मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इस वक्त सहाफ़ियों पर हमले भी हो रहे हैं और उन पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान पकड़े भी नहीं जा रहे हैं, और उसके ऊपर हुकूमत का रवैया ये होता है कि जब उनसे सवाल किया जाए, इंटरनेशनल फोरम पर भी सवाल किया जाए, तो हुकूमती वज़ीर कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो इल्ज़ाम लगाकर बैरून मुल्क पनाह लेना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात ये सहाफ़ी करते हैं। क्या वजह है कि बार बार सहाफ़ियों पर हमले भी होते हैं और इदारों पर इल्ज़ाम भी लगता है, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकलता कि किसने हमला किया और कौन मुल्ज़िम है? अगर इल्ज़ाम लग रहा है तो गलत लग रहा है। गुज़श्ता वीकेंड पर 2 सहाफ़ियों को हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ साइबर क्राइम्स कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए गए, फिर उन्हें ज़मानत भी दे दी गई। अब सवाल यह है कि क्यों सहाफ़ी ये समझते हैं कि PTI का ये जमहूरी दौर ये जो दौर हुकूमत है, ये सहाफ़ियों के लिए माजी के आमरीतों से भी ज़्यादा मुश्किल वक्त है। सहाफ़ियों को ऐसा क्यों एहसास होता है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और मेरे साथ शामिल हैं सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, सहाफ़ी मुबश्शिर ज़ैदी साहब और माहिर कानून आफ्ताब आलम साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं, और आपसे बहुत सी मामलात हैं, कानूनी नुक्ते, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आगाज़ मज़हर साहब आपसे करना चाहूँगी। मज़हर साहब, एक हामिद मीर साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है, एक मारूफ BBC का प्रोग्राम है हार्ट टॉक रिसेंटली, उसमें, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जितने अदवार देखे उनको ये दौर सबसे मुश्किल लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। क्या वजह है कि माजी के अदवार से ज़्यादा पाबंदियों का शिकार ये दौर नज़र आता है सहाफ़ियों को? देखिए, खैर इस पर 2 राय हो सकती हैं अफसा कि ये ज़्यादा मुश्किल दौर था, जनरल ज़िया-उल-हक़ का दौर ज़्यादा मुश्किल था, या अयूब खान का दौर ज़्यादा मुश्किल था, या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर ज़्यादा मुश्किल था। बदकिस्मती से 1948 से आज तक सहाफ़ियों पर दौर ही मुश्किल रहे हैं। कभी अखबारात पर पाबंदी, कभी कवानीन के तहत लोगों को बंद कर दिया जाता था, कभी मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाएँ होती थी। तो ये एक तसलसल है पाबंदियों का। लेकिन आज मुख्तलिफ कैसे हो रहा है? आज मुख्तलिफ ये हो रहा है कि जनरल ज़िया-उल-हक़ का दौर मेरे लिहाज से बदतरीन दौर था, और इस लिहाज से बदतरीन दौर था कि उसमें सहाफ़ियों को कोड़े भी लगे, गिरफ्तारियां भी बेशुमार हुई और पाबंदियां भी बहुत सख्त थीं। लेकिन ये पता था कि सहाफ़ियों को कौन उठा के ले गया है। ये पता होता था कि उन पर एक मुकदमा कायम हुआ है, उस मुकदमे के तहत उनको सज़ा हो जाएगी। उसके बाद के जो अदवार हमने देखे और पिछले चंद सालों में जो हमने देखा, उसमें पता नहीं होता और वो जो लापता हो जाता है, और जब उसका पता चलता है तो फिर वो उसकी कैफियत ये होती है कि फिर वो ऑन इज ओन नहीं होता, फिर उसके अंदर वो रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती हमें, और ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं, आज हमारे भी बहुत से कुलीग दावा करते हैं कि जी आज बहुत फ्रीडम ऑफ द प्रेस है। मेरा उनसे सिर्फ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो सहाफ़ी इस वक्त ऑफ एयर हैं किसी ना किसी वजह से, क्या कोई चैनल इवन एज ए गेस्ट हामिद मीर को बुला सकता है? क्या उनका अपना चैनल उसे रिस्टोर कर सकता है? क्या
तलत हुसैन को कोई चैनल हायर कर सकता है? क्या मतीउल्लाह जान को कोई चैनल प्रोग्राम दे सकता है? अगर ये नहीं हो रहा और बज़ाहिर कोई उन पे कोई कवानीन नहीं लागू हैं, वो किसी कानून के तहत उन पर पाबंदी नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि उनको प्रोग्राम में, इवन ऐसे प्रोग्राम में भी आप इनवाइट नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप इनवाइट करेंगे तो वो अनस्पेसिफाइड प्रेशर्स जो हैं वो लागू हो जाते हैं। वो कोई और नहीं होता, कोई कानून का आपका चैनल ऑफ एयर नहीं होता, लेकिन आपको इश्तिहारात के उसूल में दुश्वारी होती है। आपका इस वक्त अगर आपका जो है मेरिया तीसरे नंबर पर आ रहा है तो वो 30वें नंबर पर चला जाएगा खामोशी से, या 90 नंबर पे चला जाएगा, तो आपकी मार्केटिंग खत्म हो गई, तो वो आपको फाइनेंशियली क्रिपल कर देते हैं। ये जो तरीक़ेकार थे ये माजी में नहीं थे। अब पैका है, पैका कवानीन है। अब एफआईए आप उठा के देखते हैं, कोई 60 के करीब केसेस हैं। उन 60 में कोई एक केस भी ऐसा नहीं है कि जिसने एफआईए जो है उसने कोर्ट में जाके ये प्रूफ किया हो। लेकिन जर्नलिस्टों और राइट्स एक्टिविस्ट की ह्यूमिलिएशन हुई, हथकड़ी लगा के अदालतों में पेश किए गए, और कंप्लेनेंट को पता ही नहीं था कि मैं किसके खिलाफ कंप्लेन कर रहा हूं। यानी सामने अक्यूज खड़ा था, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सका कि ये अक्यूज है। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक है। ये जो प्रेशर्स हैं ये बहुत मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं, जो माजी में इस तरह के प्रेशर्स नहीं थे। और ये जो फवाद चौधरी साहब पहले भी कोशिश करते रहे हैं, ये दोबारा भी कोशिश करके देख लें। ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला के देख लें। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के खिलाफ इतनी भरपूर तहरीक चलेगी कि ये याद रखेंगे, ये करके जी मदर साहब, मैं बिल्कुल ये मैं मुकदमात वाला नुक्ता आफ्ताब साहब की तरफ लेके जाऊंगी। जो बात आपने मदर साहब की, बिल्कुल डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम तफसीली तौर पे आते हैं। यही बात आफ्ताब साहब के, जिस तरीके से मदर साहब कह रहे हैं मुकदमात भी बनाए जाते हैं, उसमें कुछ साबित नहीं किया जा सकता। इतना आसान क्यों है एफआईए की तरफ से भी एक सहाफ़ी को, और हम कुछ ऐसे सहाफ़ियों की भी खामोशी की बात इस गुफ्तगू में कर रहे हैं जिनको साल से टीवी पर अखबारों में पढ़ते हुए दहाइयों पर मुहित जिनके करियर्स हैं, वो भी टीवी पर नहीं आ रहे, तो उस पर भी सवाल उस तरीके से कान पे जूंगने नहीं रेंग रही किसी के। तो इतना आसान क्यों है इस देखिए, कानून में तो इतना आसान नहीं है। जो कानून हमें, अगर आप पीका का भी देख लें तो पीका भी इतना वो आउट ऑफ वे जाके इतना फ्रीली एफआईए को इख्तियार नहीं देता कि वो अंधाधुंध सारे एक्शंस ले। पीका के तहत पिछले 1 साल में हमने देखा कि एक बेतहाशा जो है वो शिकायत दर्ज की गई और साफ़ियों को तंग भी किया गया। लेकिन साथ साथ हमें हमारी कोर्ट्स ने कुछ रिलीफ भी इसमें इस हवाले से दिया। और पिछले 5-6 महीनों में अगर आप अरशद सलैरी की वो जो उसके ख़िलाफ़ जो पहला केस एफआईए ने पीका के तहत किया था, उससे लेके आज तक अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग्स देख लें तो वो बारहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है एफआईए को कि अगर आपने किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप उसको प्रॉपरली नोटिस देंगे, उसको प्रॉपरली जो आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसको राइट ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, और अगर कोई उसके खिलाफ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने कोई कमिट किया और सबूत है तो फिर आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है वो ये है कि खुद जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं वो अपने ही लॉज को फॉलो नहीं करती। अगर आप इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एफआईए के कानून को देख लें, पीका के तहत जो रूल्स बने हैं 2018 में, उसके तहत उनका सेक्शन रूल 6 और 7 है, जिसके तहत जो एफआईए है वो अंडर ऑब्लिगेशन है कि उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले अपने सीनियर ऑफिशियल से उसकी परमिशन लेनी है, फिर प्रॉपर एक उसके ऊपर नोटिस इशू होना है, फिर उस नोटिस के बाद इन्वेस्टिगेशन जो है अगर वो उसके अंदर कोई एविडेंस आता है तो फिर जाके वो उसके हवाले से उसको अरेस्ट या उसको वो इंक्वायरी के लिए वो कॉल इन करेंगे। लेकिन अगर आप कल की इंसिडेंट देख लें इमरान शफकत साहब का या जो आमिर मीर साहब के साथ हुआ, तो उनके गिरफ्तारी या नाम नहाद गिरफ्तारी के बाद एफआईए जो है वो कह रहा है जी कि उनके खिलाफ एफआईआर 2 दर्ज हुई हैं जिनके तहत उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन यहाँ एक और भी इशू है, जो रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है कि अगर 2 मुख्तलिफ कवानीन के तहत कोई किसी ने कोई जुर्म सरजद किसी से हुआ हो, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो और वो 2 मुख्तलिफ कवानीन में फॉल कर रहा हो, जैसे पीका है और पाकिस्तान पीनल कोड है, तो दोनों को आपने सेपरेटली इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये लग रहा है कि एफआईए जो है वो पीका के तहत अगर उसके पास इख्तियार है तो साथ में वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत भी जो
उससे मुतल्लिक़ा दफ़ात होती हैं वो उस कानून उस FIR में या उस चार्जशीट में लगा देता है, जिसकी वजह से फिर जो अक्यूज़ होता है उसको समझ नहीं लगती कि उसने पीका के तहत अपने आप को डिफेंड करना है या नॉर्मल जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके तहत डिफेंड करना है। हालांकि नॉर्मल ताज़ीरात पाकिस्तान जो जनरल क्रिमिनल लॉ है उसके तहत आपकी आम पुलिस जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की उसके पास अथॉरिटी है। पीका के तहत FIA इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने कवानीन का खुद ही अपने तौर पे एक मजाक बना दिया है, और जब कानून को वो इतना अहमियत खुद नहीं देंगे तो अल्टीमेटली हमें जो सूरत इस वक्त नज़र आ रही है वही होगी कि कोई कानून को जिन्होंने कानून पे अमल दरामद करना है वही कानून का ख्याल नहीं रख रहे, तो फिर समझ नहीं आती कि किसके पास जाकर हम इसके बारे में। मुबश्शिर ज़ैदी साहब, जब ऑलरेडी एक ऐसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल किसी मीडिया को अगर इंटरव्यू देते हैं तो उनसे आज़ादी सहाफ़त के बारे में सवाल किया जाता है, ऐसी सूरत हाल में FIA का बगैर नोटिस दिए इस तरीके से गिरफ्तारियां कर लेना किस तरफ इशारा देता है कि क्या अब मीडिया बहुत ही कमज़ोर हो चुका है और हम जितना भी आवाज़ उठाते रहेंगे उसका असर कोई नहीं होगा? देखिए, मैं अक्सर इसको इस तरह देखता हूँ कि मुझे लगता है कि रियासत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। रियासत जो है किसी भी किस्म की अपोजिशन या डिसेंट को बर्दाश्त नहीं कर रही। अब अगर आप इनके नोटिसेस देखें FIA वालों के, आप देखिए जनरल एक्यूजेशन लगाई जाती है सहाफ़ियों पर कि जनाब ये मुल्की इदारों के खिलाफ बात कर रहे थे। अब वो क्या बात थी, वो क्या कह रहे थे, इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि मुल्की इदारों के खिलाफ बात कर रहे थे। माफ़ कीजिएगा, मुल्की इदारे कोई नोफेज़ दोशीज़ा नहीं है जो हर बात के ऊपर जो है वो लाल पीले हो जाते हैं या हर बात के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, यूट्यूब जर्नलिज्म के ऊपर मुझे मजहर भाई या आप सबको या आपको भी फॉर दैट मैटर बहुत से इतराज़ात होंगे कि क्या ये सही है, क्या इस तरह बात करना जो है ठीक है या नहीं है। मगर देखिए, काउंटर करने का उसको ये तरीका नहीं है कि आप जो है फैब्रिकेटेड और इस तरह के जाली केस बनाएं जिसमें लिखे कि मुल्की इदारों के खिलाफ बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए कि स्पेसिफिकली आप क्या, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। शाहजेब जिलानी यहाँ दुनिया न्यूज़ में हुआ करते थे, उनका केस लगा, हम लोग भी जाहिर है सपोर्ट के लिए जाते थे। अदालत में गए, जज ने, उन्होंने यही FIA ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये मुल्की इदारों के खिलाफ बात करते थे। उन्होंने कहा जी बताएं अच्छा क्या बात। तो FIA के जो ओहदेदार थे उन्होंने कहा जी ये देखें ये बात कर रहे थे मुल्की इदारों की सियासत में मदाखलत के खिलाफ और ये वो। तो जज साहब ने कहा कि ये कौन सी ऐसी बात है कि जिसके खिलाफ हम मुकदमा बना रहे हैं। ये बात तो हर रोज शाम को लोग कर रहे होते हैं, अपने घरों में बैठ के कर रहे होते हैं, अपने जो है सर्कस में बैठ करके कर रहे होते हैं। इसमें क्या है, ये आप क्या केस बना के लाए? उन्होंने केस वापस उनके मुंह पे मारा FIA के और वो केस खत्म हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, रियासत इस वक्त कमजोरी दिखा रही है। वो ये समझ रही है कि ये जो सहाफ़ी हैं और ये इस वक्त हम जिस क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, अफगानिस्तान के हवाले से हो गया या बैनुल अक़वामी हमारे जो ताल्लुकात हैं ख़ुसूसन अमेरिका के साथ, बॉर्डर्स के ऊपर जो सूरत हाल है, उसके बावजूद रियासत अगर इन मसमसों के ऊपर या इस तरह की हरकतें करके अपने ही लोगों के खिलाफ केस बनाएगी तो आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट हेल्पिंग एनीवन। आप खुद ही अपने आप को भी कमजोर कर रहे हैं, साथ ही साथ आप का मजाक भी उड़ा रहे हैं दुनिया के सामने, क्योंकि सहाफ़ी देखिए खबर कहीं और बिल्कुल एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो पहले कभी कामयाब नहीं हुआ, वही दोबारा अप्लाई होता हुआ। जी, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है ज़ैदी साहब, ब्रेक की तरफ जाएंगे तो वापस आके हम ये सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या ऐसा हो कि मीडिया कुछ भी कहने के लिए आज़ाद हो जाए, ख़ास तौर पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म सहाफ़ी अब इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या आप लोग जवाब देंगे? ये हमारे नाज़रीन सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, क्योंकि ओवर द वीकेंड आपने सुना एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है जब 2 सहाफ़ियों को हिरासत में लिया गया FIA की तरफ से। मज़हर साहब, हुकूमत, क्या आप समझते हैं कि जो PTI की हुकूमत है इसने मामलात को मज़ीद ख़राब किया है? क्योंकि कम अज़ कम पिछले कुछ अरसे के अंदर इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर 3 सहाफ़ियों के साथ जो मामलात पेश आए, उसके ऊपर हुकूमत का रवैया कुछ यूँ रहा कि ये वो लोग हैं जो खुद से अटैक करवाते हैं ताकि दूसरे मुल्कों की असाइलम सीख कर सकें। तो क्या आप समझते हैं कि इसी चीज़ ने ज़्यादा नाला किया है सहाफ़ियों को कि इस वक्त हम हर वाक़े के बाद देखते हैं कि वो सरापा एहतजाज होते हैं और उनको ये भी समझ नहीं आती कि वो डिमांड क्या करें? अच्छा, पहली चीज़ ये कि जो गायब हुए
जिन पर हमला किया गया या उनके बकौल हमला करवाया गया, उनमें से कितने सहाफ़ियों ने पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई किया? पहले तो ये बता दें, जो लोग ये बात कहते हैं, ये बताएं कि माजी में हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि माजी में ऐसा नहीं हुआ, माजी में हुआ है। कुछ सहाफ़ियों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो ख़बरें छपवाते थे और उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ली जाके। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अब कराची में जो मज़ार कायद वाला वाक़या हुआ था, उसमें जियो के एक कॉरेस्पॉन्डेंट को जो है वो उठा लिया गया, उसको 24 घंटे रखा गया, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद किसी ने पूछा कि उसको किसने उठाया था, उसका कसूर क्या था? इसलिए कि वो फुटेज ले आया था, ये कसूर था उसका। अब मतीउल्लाह जान के केस की फुटेज मौजूद है, सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, लेकिन क्या हुआ उसका? इसमें तो ये जो सूरत हाल है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। देखिए, हमेशा से हम ये बात करते रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के एडवोकेट हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबिलिटी का फैसला पैमरा नहीं करेगी। आप एडिटर्स का इंस्टीट्यूशंस को बहाल करें, स्ट्रांगली बहाल करें एडिटर्स के इंस्टीट्यूशंस को। उसको वो जब वो आपका एक अच्छा प्रोफेशनल एडिटर होगा, वो इन सारी चीज़ों को देखता है और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन चीज़ों की। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी को चैनल से कोई कंप्लेंट है, और ये फवाद चौधरी को भी मैंने ड्राफ्ट भेजा था, इससे पहले भी जो इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उनको भी भेजा था, उनसे पहले भी जो थे उनको भी भेजा था। और माजी की मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बनाएं कि जहां हुकूमत भी जाके अपनी कंप्लेंट ले जा सके, जहां कोई दूसरे भी कंप्लेंट ले जा सकें। शहरियों को भी अगर मीडिया से कोई शिकायत है, एक पावरफुल मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बनाए। दूसरे एक स्ट्रॉन्ग डिफेमेशन लॉज बनाए, यानी जो चीजें करने की हैं वो नहीं की जाएंगी, ये होगा आर्बिट्री अंदाज में। ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है? आप मीडिया की इंडिपेंडेंस को दबा के उस पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि एक अथॉरिटी के तहत सारे मीडिया को ले आया जाए और वो अथॉरिटी जो है उस पर कब्जा जमा ले, और किसी मीडिया ग्रुप की ये हिम्मत ना हो कि वो इधर से उधर हो सके। आप पैमरा की जो भी जैसी भी पैमरा है उससे मुझे उससे शिकायत है, लेकिन वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको ज्यादा ऑटोनोमस होना चाहिए। आप उसकी ऑटोनॉमी खत्म कर रहे हैं। आप प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान पिछले 3 साल से प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन ही तैनात नहीं किया गया। फवाद चौधरी साहब वो करते हैं कि इतनी कंप्लेंट पड़ी, कुछ नहीं। पिछले 5-6 साल से डिसफंक्शनल है प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। आप उसे बेहतर बनाए ना, आप उसको और इफेक्टिव बनाए। चीज ये हो रही है कि एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में अभी बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन वो फिर भी एक अच्छा कानून बनाया, उसको अप्रिशिएट किया सबने अप्रिशिएट किया। सिंध में अच्छा बनाया, उसको अप्रिशिएट किया। तो जो चीजें सही होंगी उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो चीजें तशवीशनाक होगी उस पर हम तशवीश का इजहार करेंगे। मुबशिर साहब, क्या ये तो एक इंसानी हुकूक में बुनियादी चीज़ शामिल है कि अगर आप किसी मुल्क में ख़तरा महसूस करें अपनी जान को तो आप कहीं और जा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे अनासर मौजूद हैं जिनकी वजह से सारे सहाफ़ियों को ये ताना मिलता है कि आप अपने पे जो हमले करवा रहे हैं वो झूठे हमले करा रहे हैं ताकि आप बैरून मुल्क पनाह हासिल कर सकें? देखिए, जैसे मजहर ने हफ्सा कह दिया कि इस वक्त उन्हें कोई ऐसा सहाफ़ी नज़र नहीं आ रहा, ना ही किसी ने सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। अगर एक वो हैं सहाफ़ी, 1-2 अगर गए हुए हैं, वो भी फेलोशिप के ऊपर हैं और वो वापस आ जाएंगे। मगर देखिए, ये वतीरा बना लिया है हुकूमत ने कि पहले वो FIA को मूव करते हैं, उसके साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पर उनके अपने जो सेल हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का अपना सेल हो PID के अंदर, चाहे वो PTI का सेल हो, चाहे वो किसी और जमात का सेल हो, चाहे वो 5th जनरेशन वालों का सेल हो, वो शुरू कर देते हैं वहाँ पर एक कैंपेन कि जी ये सहाफ़ी जो है ये पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। क्या किसी ने पूछा कि पॉलिटिकल असाइलम ऐसे मिल जाती है कि आपको कोई अमेरिका का जहाज़ आएगा और यहाँ से ले जाएगा? आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, आपको उसके लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है, जिसका हुकूमत को भी इल्म होता है। तो कोई ऐसी दरख्वास्त आई? मेरा नहीं ख्याल कि ना ही किसी ने आज तक अभी दरख्वास्त दी है और ना ही किसी का इरादा है दरख्वास्त देने का, क्योंकि अब तो सामने आ गए ना। अब तो सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी हम खड़े हैं आपके सामने,
बताइए आप क्या करना चाहती हैं। लेकिन मसला ये कि हुकूमत भाग जाती है, वो रियासती इदारों के पीछे छुप जाती है, रियासती इदारे हुकूमत के पीछे छुप जाते हैं, एक दूसरे के पीछे छुप कर ये वार कर रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअली आप बात करें किसी से भी, चाहे वो फौज के तर्जुमान हो, चाहे वो हुकूमत के तर्जुमान हो, चाहे वो किसी और इदारे के तर्जुमान हो, कहते नहीं जी आपको पता है हमारा तो कोई वो है ही नहीं, प्रेशर ही इतना है। प्रेशर कितना है? प्रेशर वो कोई हुकूमत पे डाल देता है, कोई फौज पे डाल देता है, कोई अदलिया पे डाल देता है, कोई किसी और इदारे के ऊपर डाल देता है। तो मेरे ख्याल में देखिए, मैं पहली आपको बात कर रहा हूँ कि रियासत की कमजोरी की निशानी ये है कि वो अपने ही शहरियों के, अपने ही सहाफ़ियों के खिलाफ इस तरह के मुकदमात दायर करे जो जिसके बारे में जजमेंट्स हैं कि आप किसी भी शहरी के कहने पे ये दायर नहीं कर सकते, रियासत को खुद दायर करना पड़ेगा। न सिर्फ दायर करना पड़ेगा बल्कि सबूत देना पड़ेगा कि आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये रियासती इदारों को बदनाम कर रहे हैं, तो क्या क्या ऐसा किया है उन्होंने रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए, या सिर्फ आपने एक जनरल वो रख ली है कि हर केस के अंदर कहते हैं कि आपने FIA ने बुला लिया कि आप रियासती इदारों को बदनाम कर रहे थे। देखिए बात ये है कि अब वो ज़माने चले गए कि जो है आप जाकर के सियासी पनाह ले लेंगे। अब तो सहाफ़ी खड़े हैं ना, अब तो कह रहे हैं हाँ हम खड़े हैं, हम सामने हैं आपके, कर लें आप जो कर सकते हैं। तो वो उसका कोई जवाब नहीं है, तो उसका जवाब यही होता है कि नहीं नहीं ये तो मुझ दुश्मन है, नहीं 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 ये तो इंडिया के आलाकार है, नहीं ये तो अफगानिस्तान के आलाकार है, नहीं ये तो अमेरिका के आलाकार है। ये हुकूमती ट्रोल ब्रिगेड, फौज की ट्रोल ब्रिगेड और बाकी सियासी जमातों की ट्रोल ब्रिगेड इसी तरह पिन डाउन करती है सहाफ़ियों को कि बस किसी के पीछे पड़ जाओ। हामिद मीर साहब ने अगर एक इंटरव्यू दे दिया, अब आप देखेंगी एक आध दिन में उनके खिलाफ ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि ये तो कतार हैं जी, उन्होंने ये कह दिया। उसी स्टीवन सैकर PTI वाले जो है सर पे बिठा रहे थे जब उन्होंने इसहाक डार का इंटरव्यू किया था और उनको पिन डाउन किया था। मगर अब देखिएगा कि वही चीज़ उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हामिद मीर में एक चीज़ रह गई थी जो मजहर भाई ने भी कहा कि पिछले हुकूमतों में मुझे बताएं, हयातुल्लाह से लेकर के जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके हामिद मीर पर हमले से लेकर के आज तक किस हुकूमत ने किस सहाफ़ी के खिलाफ जो उसको हरासा करने का या उस पर कातिलाना हमला या उसको अगवा करने का एक केस बता दे जो रिजॉल्व हुआ हो। तो ये हमारी रियासत की हालत बिल्कुल ये हम समझे। हाँ, ये मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, आफ्ताब साहब से हम आके पूछेंगे कि क्या कोई ऐसा केस है जो आज तक हल के करीब पहुंचा हो, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है सहाफ़ती आज़ादी के हवाले से, और अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक हमें हर कुछ अरसे बाद छेड़ना पड़ता है। इस वीकेंड पे जो वाक़यात पेश आए, 2 सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया, उसके हवाले से आज सहाफ़ी मुल्क भर में सरापा एहतजाज हैं। और ये जो एक नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आज सहाफ़ियों की तरफ से एहतजाज, भरपूर तरीके से अपना एहतजाज इस मामलात पे रिकॉर्ड भी करवाया गया है। आफ्ताब साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी, मैं जानना चाहूँगी कि आज तक पाकिस्तान में जितने भी सहाफ़ियों पर हमले हुए, सहाफ़ी यहाँ पे कत्ल भी हुए हैं, अगवा भी हुए हैं, इन तमाम वाक़यात में किसी एक भी सहाफ़ी को इंसाफ मिला या इंसाफ मिलने के करीब तक मामलात पहुँचे? बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो है इम्प्यूनिटी का। यहाँ पे सज़ाएँ होती ही नहीं हैं। अगर आप रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का, उसके हवाले से देखें तो पाकिस्तान इस वक्त 128 मुल्कों में से 120वें नंबर पे है। तो ये बुनियादी तौर पर रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे यहाँ अगर जराइम होते हैं तो उनके ऊपर सज़ाएँ नहीं होती, और यही सूरत हाल जो है वो जर्नलिस्टों के केसेस में भी हमें नज़र आती है। फ्रीडम नेटवर्क एक इदारा है जो जर्नलिस्ट के इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च करता है। उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में 150 के लगभग सहाफ़ी पाकिस्तान में कत्ल हुए, जिनमें तकरीबन कोई 75 ऐसे थे जिनको मर्डर किया गया, और उन 75 में से सिर्फ 3 सहाफ़ी ऐसे थे जिनके केसेस जो हैं वो अदालत में प्रोसिक्यूशन के फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर सके। एक उसमें भी एक कौन है, डेनियल पर्ल का केस है जो जिस तरह की सिचुएशन आपको पता है। दूसरा वली खान बाबर का केस है, उसके बारे में पता है कि उसकी प्रोसिक्यूशन में 6 और लोग मारे गए। तीसरा करक के एक सहाफ़ी का केस था जिसके बारे में उसकी अपनी फैमिली ने हाई कोर्ट में उसको अपील करने से उन्होंने माजरत कर ली। तो यहाँ पे 150 में से सिर्फ 3 सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके केसेस जो हैं वो प्रोसिक्यूशन की फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर सके हैं। तो जिस मुल्क में ये सूरत हाल हो इम्प्यूनिटी की और सज़ाओं के ना मिलने की, तो वहाँ पर मेरा ख्याल है कि ये तवक्को रखना कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो सहाफ़ियों को इंसाफ दे सकेगा, ये बड़ी ही बईद क़यास है।
हाल ही में जैसे आपने कहा कि जी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पिछले जो 3-4 महीनों में जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ फ़िज़िकल अटैक्स इस्लामाबाद में हुए, उनके जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर कोई एक्शन हो जाता। मैं थोड़ा सा इसको और पीछे ले जाता हूँ। 2020 में 13 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पीका के कानून के तहत FIA ने इन्वेस्टिगेशंस या कंप्लेंट्स जो रजिस्टर की हैं, तो FIA ख़ुद ही उनकी जो कंप्लेंट्स है उनको किसी मदकी अंजाम तक पहुँचा देता। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको और उसके प्रॉब्लम्स को इस्तेमाल करके एक तरफ तो जो अक्यूज होता है या जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगता है उसको ड्रैग किया जाता है प्रोसीजरली, ताकि उसका फ्रीडम जो है वो कर्टेल किया जा सके। दूसरी तरफ जो विक्टिम होता है उसको इंसाफ जो है वो मिलते मिलते उसके वो अगली 2 नस्लें आ जाती हैं। मैं खुद चूँकि खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हो, तो हमें महीनों क्या सालों लग जाते हैं अपनी पिटीशंस की 2nd, 3rd या 4th हियरिंग को रिसीव करते हुए। तो जहाँ पे हमारे ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो, इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ आज भी 1934 के रूल्स के तहत हो रही हो और मॉडर्न फोरेंसिक साइंस जो है वो हमारे लिए ख्वाब हो, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। और जब प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट नहीं निकलता तो फिर सहाफ़ियों के लिए ये कहना कि उनको कोई इंसाफ मिल सकेगा, ये बड़ी दूर की बात नज़र आती है। मज़हर साहब, एक तो बड़ी जो आम बातें आफ्ताब साहब ने कही, इसके ऊपर भी आप कुछ ऐड कीजिएगा। दूसरा मेरा आपसे खुसूसन एक सवाल है, वो ये कि हमारे यहाँ जब भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो इदारों का नाम सामने आता है। एक आम पाकिस्तानी शहरी के तौर पे भी मेरा ये सवाल है कि हमारे मुल्क के जो इदारे हैं वो बदनाम भी होते हैं, क्यों जो इंटरनेशनली भी जब हेडलाइन बनती है और बात होती है तो इल्ज़ाम आता है, क्यों उनकी प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर ये मामला नहीं है कि हमारा नाम इन मामलात से साफ़ होना चाहिए ताकि आइंदा हम पे इल्ज़ाम ना आए। या आपको ऐसा कहीं ना कहीं नज़र आता है ये प्रायोरिटी पे मामला, या उनको कोई या इदारे जो है वो इससे अपने आप को डिस्टेंट रखना चाहते हैं? देखिए, अगर डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो वो हो नहीं पाता, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। जो पाकिस्तान में जर्नलिस्टों के मर्डर्स की एक हिस्ट्री है, अगर हम बिफोर 1989 ले लें तो उसमें 47 से 89 तक मुश्किल से 8 या 10 केसेस आपको मिलेंगे। 89 वॉज द टर्निंग पॉइंट। 89 में सिंध के अंदर एक ही दिन या दो दिन के उससे कोई 3 जर्नलिस्टों के मर्डर हुए थे। उसका आज तक नहीं पता चला कि वो किसने मारा था। कहते हैं कि एथनिक वो थी जो भी थी, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। फिर एक जंग के जर्नलिस्ट थे मंजर इमकानी, शायद हम उनका नाम भी बहुत से लोगों को नहीं पता हो। उनका घर के बाहर उनका मर्डर हो गया, कुछ नहीं पता कि किसने मारा था। उसमें भी उस ज़माने में क्योंकि एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद उसका वो निशाना बने। और इसी तरीके से फिर 9/11 के बाद चीज़ें और ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। 3 बड़े कमीशन बने और उसमें हयातुल्लाह पे कमीशन बना, सलीम शहजाद पे कमीशन बना और हामिद मीर पे कमीशन बना। हयातुल्लाह के कमीशन का भी जो है उसमें उसकी बेवा ने जाके पेशावर हाई कोर्ट के एक जज थे उसके इंचार्ज कमीशन के, उनके सामने जाके, हालांकि वो रिलक्टेंट थी पहले कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जान को, उनके बच्चों की जान को, लेकिन उनको ये एतमाद दिलाया गया कि अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगी तो उनको सज़ा हो जाएगी। उन्होंने जाके पेशावर हाई कोर्ट के जज के सामने जो है ये बयान दिया, उन्होंने बताया कौन लोग थे। शी वॉज मर्डर्ड। वो ये उसके बाद मैं जब सेक्रेटरी जनरल था, मैं रहमान मलिक से लेके चौधरी निसार तक सबके पास गया कि उस कमीशन की रिपोर्ट में जो कुछ भी है वो तो बताएं कि कमीशन ने रिपोर्ट क्या दी। वो आज तक नहीं पता चला कि उसकी फाइंडिंग्स क्या थी। यही सलीम शहजाद के केस में हुआ। हामिद मीर के केस में सबसे हाई पावर्ड कमीशन बना था, 3 सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजेस पे वो कमीशन ही डिसबैंड कर दिया गया। अब सवाल ये होता है कि अगर हामिद मीर पे हमला, हामिद मीर जिस तरह थ्योरीज हमारी यहाँ होती हैं, हामिद मीर ने अपने ऊपर खुद हमला कराया, गोलियां नहीं लगी थी, सब ड्रामा था, तो जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? आप पकड़ के एक्सपोज कर देते, आप मीडिया कमेटी को एक्सपोज कर देते, हामिद मीर को एक्सपोज कर देते। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या थी आपके पास जी? लेकिन 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसमें जाके, हामिद मीर ने रिपोर्ट अपना 3 मरतबा स्टेटमेंट जाके रिकॉर्ड कराया। उसमें अभी जो आफ्ताब बात कर रहे थे,
उसमें बाकायदा हमने पीकॉम्स के तहत उसमें पूरी एक फाइंडिंग्स दी और उसमें हमने बताया कि इस तरीके से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अचानक एक दिन पता चला कि जी कमीशनिंग हो गया। यही सलीम शहजाद के केस में हुआ। सलीम शहजाद के केस में स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस थी, उसमें कहा गया था कि किन किन पर शक का इजहार किया गया है, उन चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। कुछ नहीं होता। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये नहीं है तो फिर ये कोई तो कर रहा है ये सारी चीज़ें। ये किसकी रियासत की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को कोई की निशानदेही कर दी जाए। बिल्कुल मज़र साहब। मुबशिर साहब, ये तो बात जो मज़र साहब ने की बड़ी तफसीली तौर पे, ये तो उन्होंने एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन आप बताइएगा इमरान खान साहब के लिए क्या ये बायस फ़िक्र नहीं है? उन्होंने तो मीडिया फ्रीडम की तब भी बात की, मुशर्रफ दौर में भी सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे, ख़ास तौर पे मीर साहब। क्या वाकई आप समझते हैं कि आज के वक्त में इमरान खान साहब भी बेबस हैं, जिस तरह के मीर साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है? देखिए, इमरान साहब बेबस अगर नहीं भी हैं तो मेरे ख्याल में वो इंटरेस्टेड नहीं हैं। उनके लिए आज़ादी सहाफ़त जो है कभी कोई ऐसा वो नहीं रहा, उनकी जद्दोजहद का हिस्सा। आपने सही फरमाया कि मुशर्रफ दौर में वो खड़े हुए थे, लेकिन मुशर्रफ दौर में बाकी जमातें भी खड़ी हुई थी और उन्होंने एक तहरीक चलाई थी जो कि अदलिया की बहाली के लिए थी। उससे मीडिया का ताल्लुक कम था। मीडिया का ताल्लुक इसलिए बना कि इमरजेंसी लग गई, फिर मीडिया बंद हो गया तो वो मीडिया भी उसमें शामिल हो गया। मैं सिर्फ मज़र साहब की एक चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए, आप इदारों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं, अब मैं असद तूर का आप वाक़या ले लें। आपको याद है वो हुआ, असद तूर ने FIR कटवाई के जो उन पे हमला कराया, वो अपने आप को उन्होंने एक हसास जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके नुमाइंदगान के तौर पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा जनाब, ये हो गया, ठीक है, इल्ज़ाम था। उसके बाद उस हसास जो एजेंसी है उसका एक बयान आया जो उन्होंने कहा कि हमने वफाकी वज़ीर वज़ारत इत्तलात से रब्ता किया है, हम इसके केस की तहकीकात में मदद करेंगे और ये जो है सारा मामला उसको सुलझाएंगे। अब अगर वो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं सुलझाती और कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो सुलझाने में इंटरेस्टेड है तो लोग क्यों ना नाम लें उसका, मुझे बताइए। तो इस बात को 3 महीने गुजर गए, अभी तक कोई एक फवाद चौधरी का एक स्टैंडर्ड जवाब है, चाहे वो बाहर के टीवी हो या हमारा टीवी हो, कि जनाब अभी तो तहकीकात चल रही हैं। किस नौबत पे है तहकीकात क्या चल रही हैं? जब नादरा ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया फुटेजेस में आइडेंटिफाई करने से, तो तहकीकात तो खत्म हो गई ना। फिर जितनी बड़ी आप एजेंसी हो, जितने बड़े आप दावे कर लें, तो आप ये बात तो तय हो गई ना कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। तो इस वजह से फिर जब नाम आता है उनका तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं जनाब आप तो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, आप तो इदारों के खिलाफ हैं। सिर्फ और सिर्फ इदारों के खिलाफ कोई भी नहीं है। जैसे मजहर भाई ने कहा, अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया साबित कर दें, मुंह पे मारें सहाफियों के कि जनाब ये देखिए ये आप गलत कहते रहे हैं, लेकिन आप खुद अपने बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव भी बिल्ड होगा कि ये बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप सामने लेके आए ना, बहुत जरूरी। आप मुंह पे मार दें कि जनाब ये देखें आप काफी बड़ी बात करते हैं, आप आज़ादी सहाफत की, और अंदर से ये हो रहा है, आप तो ब्लैकमेलिंग करते हैं, और जो उनका नैरेटिव है वो सही साबित हो जाएगा। मगर आप जब तक अपने शहरियों को, अपने सहाफियों को इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकते कि आप आज़ादी सहाफत के लिए संजीदा हैं, तो बाहर आप जितने मर्जी इंटरव्यूज दे दें, लोग कौन आप पे यकीन करेगा? क्योंकि वो जो भी बाहर होगा वो वापस आके किसी ना किसी से तो पूछेगा सेकंड ओपिनियन के लिए सहाफी से, वो सहाफी बता देगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इदारों को ये बात समझनी चाहिए कि इंगेजमेंट जरूरी है। ये जो वो कर रहे हैं ये बहुत ही खौफनाक खेल है, जिसमें नुकसान ना सहाफियों का होगा ना उनका होगा, नुकसान मुल्क का होगा, रियासत के इमेज का होगा, जिसकी जिम्मेदारी हम सब ने उठाई हुई है। बिल्कुल जी। आप मैं एक छोटा सा कमेंट इसमें ऐड करना चाहूँगा। जो ज़ादी साहब फरमा रहे थे कि जो हमारे यहाँ कल्चर है ना एक्सेप्शनलिज्म का, कि कुछ पे तो कानून लागू होता है लेकिन कुछ पे नहीं होता, तो जब तक हम उस एक्सेप्शनलिज्म को ख़त्म नहीं करेंगे और अक्रॉस द बोर्ड तमाम कवानीन को आप अप्लाई नहीं करेंगे, और डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल पिलर है अकाउंटेबिलिटी, उसको आप इंश्योर नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी गुफ्तगू की हद तक तो बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी, हमें शायद इससे जो एक रिज़ल्ट है वो बड़ी मुश्किल होगा। अगर आप कुछ इदारों को या कुछ एजेंसीज़ को या कुछ इंस्टीट्यूशंस को
समझें कि उनके ऊपर इन लॉज का इतलाक़ नहीं होता या उनको सवाल नहीं किया जा सकता या उनके बारे में सवाल नहीं हो सकता, तो फिर ऐसा ही होगा कि फिर आपके जो कमीशंस बनेंगे, चाहे वो उसके चीफ जस्टिस उसको हेड कर रहा हो, उसकी रिपोर्ट आपके सामने फिर आना मुश्किल होगी। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहेगी तो शायद वो हमें वो रिजल्ट्स जो हम चाह रहे हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगे। मैं जाते जाते ये भी चाहूँगी आफ्ताब साहब, आप इस बारे में भी बात करें। दुनिया भर में सहाफ़ियों के जो राइट्स होते हैं वो बड़ा एक थिन लाइन होती है कि आप जवाब तलबी भी किस हद तक कर सकते हैं एक सहाफ़ी से, उसकी सोर्सेज नहीं पूछनी, उससे क्या सवाल नहीं पूछना। हमारे यहाँ आप इस मामलात के ऊपर, इन मामलात पे बहुत काम करते हैं। सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को किस तरह से अपने उनके हकूक़ जो है वो सल्ब किए जाते हैं, कौन से इशूज़ हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा शिकवा नज़र आता है? देखिए, दुनिया भर में सहाफ़ी जो हैं वो भी अकाउंटेबल हैं, ये नहीं है कि वो अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़्म जो हैं वो उनके अपने इदारे जो हैं उनके अंदर होते हैं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़म्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर दुनिया भर में जो डेफेमेशन है उसकी क्रिमिनल साइड जो उसको ख़त्म करके उसको सिविल डेफेमेशन किया जा रहा है, पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से हमने देखा है कि जो डेफेमेशन का कानून था, अगरचे पहले भी क्रिमिनल डेफेमेशन थी, लेकिन पीका ने आके उसको मज़ीद क्रिमिनलाइज़ कर दिया। और अभी ये जो आपका PMDA आ रहा है ये मज़ीद आपकी फ्री स्पीच को क्रिमिनलाइज़ कर देगा। तो पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसे वो बुनियादी 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली आप सब्जेक्ट हो जाएंगे उस विक्टिमाइजेशन के जो इस वक्त ऑनगोइंग है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हो, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ का इशू उसके ऊपर आप बात कर रहे हो, चाहे वो आप फॉरेन रिलेशंस के हवाले से बात कर रहे हो, या आप इंटरनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर बात करें। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पर बात करते ही शायद कुछ जो हल्के हैं उनको लगता है कि ये अब हमारी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, और वो अकाउंटेबिलिटी शायद किसी को पसंद नहीं है। ये जो मीडिया डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस है ये हुकूमत को हम भूलने नहीं देंगे, इसके ऊपर आने वाले वक्तों में बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वालिम साहब, मज़हर अब्बास साहब और मुबशिर ज़ैदी साहब, आप तीनों का। बहुत सारे ऐसे आज के इशूज़ हैं जो हमारे नाज़रीन यकीनन जानना चाहते होंगे। आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जो शिकवे आज मुल्क भर में सरापा एहतजाज सहाफ़ियों की तरफ से सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।